क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पुरुष के बारे में, स्त्री के बारे में, उसके प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले जानते हैं पुरुष प्रजनन अंग के बारे में कि पुरुष के प्रजनन अंग क्या होते हैं। अगले क्लास में जानेंगे स्त्री प्रजनन अंग के बारे में, है ना। क्योंकि जितना बड़का बोर्ड था उतना बड़का बोर्ड में खाली बैठ गया। अब इसके अलावा आप मेहनत कर नहीं सकते हैं क्योंकि हाथ दुख जाता है लिखने लिखने, है ना जी। तुम लोगों का भी हाथ दुख जाता हो, सही बात, इसलिए थोड़ा ही रहना, ठीक है। तो पुरुष प्रजनन अंग में क्या क्या सब होते हैं। विरेचन होता है, शीशन या फिर मूत्र नली होता है, शुक्र वाहिका होता है, शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, कॉपर ग्रंथि होता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 मतलब पुरुष के प्रजनन अंग 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। ये 6 अंग मिल करके फिर बनता है पुरुष प्रजनन अंग। क्या बनता है? पुरुष प्रजनन अंग बनता है। ये 6 प्रकार के मिल करके क्या सब मिलेगा? वृषण मिलेगा, शीशन या फिर मूत्र नली मिलेगा, शुक्र वाहिका मिलेगा, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और फिर कॉपर ग्रंथि। ये 6 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। जिसमें पहला प्रकार है विरसन। विरसन जिसको शुक्र ग्रंथि या फिर विरसन कोश, एक ही नाम है। विरसन कोश बोलो, शुक्र ग्रंथि बोलो या फिर विरसन बोलो। ये क्या होता है? तो प्रत्येक मानव में मूत्रेंद्रियों के पीछे की ओर लटकी हुई जांघों के मध्य उदर गुहा के बाहर गुलाबी रंग के अंडे के आकार की एक थैली की भांति संरचना होती है, जिसकी लंबाई कितना? 2 से 3 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 से 2 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम कहते हैं विरसन या फिर विरसन कोश या फिर शुक्र ग्रंथियां। क्या कहते हैं? शुक्र ग्रंथियां। तो अगर पूछे विरसन के बारे में लिखिए, विरसन के बारे में बताइए, शुक्र वाहिका के बारे में बताइए या फिर शुक्र ग्रंथि के बारे में बताइए, तो लिख देना ये कि प्रत्येक मानव में मूत्रेंद्रियों के पीछे की ओर लटकी हुई जांघों के मध्य उदर गुहा के बाहर गुलाबी रंग के अंडे के आकार की थैली की भांति संरचना होती है, जिसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर और मोटाई 1 से 2 सेंटीमीटर होते हैं। उसे हम कहते हैं विरसन, शुक्र ग्रंथि या फिर विरसन कोश। इसके बारे में और भी है कि मानव में लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। शुक्राणु की उत्पत्ति करना इसका मुख्य कार्य होता है। एग्जाम में कई बार आता है कि शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण कौन करता है। तो शुक्राणु का निर्माण कौन करेगा? विरसन करेगा। कहाँ पे उत्पन्न होगा? विरसन, समझे। तो इसका जो मेन काम होता है, विरसन का मेन काम क्या होता है? शुक्राणु की उत्पत्ति करना। शुक्राणु की उत्पत्ति करना। ये 14 से 15 वर्ष की आयु तक इनका आरंभ होने लगता है। जब बालक 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो फिर उसके अंदर शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब है मानो क्या कहते हैं, वीर्य या फिर शुक्राणु। वीर्य या फिर शुक्र, वीर्य या फिर शुक्र, इसको सेमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमेन। अब ये क्या होता है? तो विर्ष की भांति यानी विरसन की भांति यह श्वेत रंग का गाढ़ा लसदार पदार्थ होता है, जो केवल सहवास के समय ही निकलता है। तो ये हो गए वीर्य या फिर सेमेन, जिसको सेमेन कहा जाता है, उसको शुक्र भी कहते हैं। ठीक है ना। वीर्य का निर्माण 3 ग्रंथि के स्राव से मिलकर बनता है। वीर्य 3 प्रकार के ग्रंथि के स्राव से मिलकर बनता है। 3 वो ग्रंथि होते हैं जो अपने रस स्राव करते हैं, जिसके मिलने के बाद फिर वीर्य का निर्माण होता है। कौन कौन से ग्रंथि? शुक्राशय, शुक्राशय ग्रंथि से शुक्र रस निकलेगा, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलेगा, फिर एपिडिडाइमिस ग्रंथि से। तीनों ग्रंथियां क्या करती है? अपना अपना रस स्राव करती है। जब तीनों मिलता है तो फिर किसका निर्माण होता है? वीर्य का, वीर्य का निर्माण होता है। अब है शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु जनन अंगों की सूक्ष्म संरचना होती है। ये इतना सूक्ष्म होता है जिनको हम लोग आंख से यानी कि बिल्कुल भी देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा में इतना शुक्राणु रहता है, लाखों करोड़ों संख्या में तादाद में रहता है शुक्राणु। ठीक है। तो शुक्राणु का मतलब होता है, शुक्राणु जनन अंगों की सूक्ष्म संरचना होती है। इसके अग्रभाग को शिरा कहा जाता है। शुक्राणु इस तरह से मतलब एक क्या कहते हैं, टेडपोल देखो, मेढक का टेडपोल ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे जो है ऐसे रहेगा। ठीक है। तो ये वाला सिरा को क्या कहा जाता है? सिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरा। इसके पीछे वाले को पूंछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूंछ कहा जाता है। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसे हेड कहा जाता है, ऊपर वाले हिस्से को, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? टेल कहा जाता है। हेड और टेल, समझे। तो शुक्राणु, शुक्राणु जनन अंगों की सबसे सूक्ष्म रचना होती है। अभी हमने तो बनाने में इतना बड़का बना दिया, लेकिन इतना बड़का होता नहीं है, बहुत ही छोटा होता है। माइक्रोस्कोप को कई गुना बढ़ाने के बाद ये दिखता है, बड़ा बड़ा दिखता है।
तो ये बहुत ही छोटा होता है। इसके अग्रभाग को हम सेड कहते हैं और एक शुक्राणु लगभग 1/10 mm लंबा होता है। अब देखो 1/10 mm, इसका क्या मतलब हुआ कि 10 mm का एक भाग। अब mm पता चलता है कितना नंबर का होगा, एक तो सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है ना, और उसके छोटा mm होता है, उसका भी 10 गुना छोटा, इतना छोटा होता है शुक्राणु। तो बताओ कैसे आंख से देख सकते हैं? एक छोटा चींटी को देखने के लिए तो गौर से देखना पड़ता है, नहीं है? ये तो खैर इतना छोटा है। तो 1/10 mm लंबा होता है। कितना mm लंबा होता है? अभी इतना लंबा बना दिया है ना, इतना लंबा नहीं होता है, 1/10 mm होता है लंबा। ठीक है, ये शुक्राणु। अब आगे है, ये जो है 1.5 से 2 दिन इसका जो है जीवन काल होता है। शुक्राणु का जीवन काल 1.5 से 2 दिन। अगर 1.5 से 2 दिन में उसको अंडाणु मिला तो फिर उसका निषेचन होगा, निषेचन के पश्चात फिर बच्चे होंगे। तो इस तरह से होता है। लेकिन अगर 1.5 से 2 दिन में उसे नहीं मिला तो फिर इसका जीवन काल खत्म हो जाता है और ये मर जाते हैं। अभी ये पुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं, स्त्री में भी इस तरह का होता है। जब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे स्त्री प्रजनन अंग के बारे में तो पूरा डिटेल से समझेंगे क्या होता है। तो 1.5 से 2 दिन प्रत्येक शुक्राणु का क्या होता है? जीवन काल होता है। क्या होता है? जीवन काल। और 22 वर्ष में यह परिपक्व हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी बच्चे होते हैं, मतलब उसकी विवाह का जो समय होता है 22 वर्ष के बाद ही रखा गया है। कहा जाता है ना लगभग में 21-22 वर्ष को फिर शादी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? शुक्राणु परिपक्व होता है। क्या होता है? तो अब ये 2 बात यहाँ पे याद रखना कि 1.5 से 2 दिन क्या होता है इसका? जीवन काल। 1.5 से 2 दिन क्या होता है? जीवन काल। याद रखना, पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आता है कि शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? 1.5 से 2 दिन। ठीक है ना? कभी रहेगा 2 से 3 दिन, कभी रहेगा 3 से 4 दिन। इसमें नहीं लगाना है, 1.5 से 2 दिन वाले में लगाना है। ज्यादातर अगर 1.5 नहीं दिया तो 2 दिन रहेगा। क्या रहेगा? 2 दिन। तो ये ऑब्जेक्टिव में ये वाला प्रश्न और आपका ये वाला प्रश्न है। कहाँ गया ये वाला, शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ होती है? ये प्रश्न और ये दोनों प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछ भी चुका है। समझे ना? एग्जाम से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण है। अब शिशन है, शिशन यानी जिसको पेनिस कहा जाता है। तो पुरुष के मूत्र मार्ग को शिशन कहा जाता है। पुरुष के मूत्र मार्ग को क्या कहा जाता है? शिशन कहा जाता है, जिसको पेनिस कहते हैं। इसके कार्य क्या काम है इसका काम होता है मूत्र त्याग करना, और दूसरा होता है मैथुन के समय शुक्र रस का स्राव करना या फिर शुक्र रस का निकालना। ये 2 कार्य होते हैं शिशन का। कितने काम होते हैं? 2 काम। पहला क्या कहते हैं? मूत्र त्याग करना, दूसरा मैथुन के समय शुक्र रस का स्राव करना। अब है शुक्रवाहिनी। क्या है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी किसे कहते हैं? तो शुक्रवाहिनी एपिडिडाइमिस कुंडली के सिरे से निकलने वाली कुछ मोटी, छोटी और सीधी नालिका को कहा जाता है। एक तरह की ये नालिका होती है, पाइप टाइप का होता है, नालिका होती है। यह मूत्र मार्ग से पहले स्थित शुक्राशय तक विरसन में स्थित शुक्राणुओं को पहुंचाने का काम करता है। विरसन जो होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा विरसन के बारे में, पढ़ा ना यहाँ पे ये अभी यहाँ पे क्या पढ़ा हम लोगों ने? विरसन के बारे में। शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ होती है? विरसन में होती है। लेकिन इससे पहले किसका काम होता है? शुक्राशय का। किसका काम? शुक्रवाहिनी का। किसका काम होता है? क्योंकि अगर शुक्रवाहिनी अगर नहीं रहेगा, ये नली अगर नहीं रहेगा तो ये नली जो है विरसन तक पहुंचाएगा नहीं। जब ये नली विरसन तक नहीं पहुंचाएगा तो शुक्राणु का निर्माण होगा नहीं। तो समझे? तो टोटल काम किसका है? शुक्रवाहिनी का। ये नली टाइप का होता है, ये शुक्राणु को पहुंचाने का काम करती है। बस समझे? अब आगे है शुक्राशय। क्या है? मूत्र मार्ग के आधार भाग में थैली के आकार की छोटी रचना को शुक्राशय कहा जाता है। क्या कहते हैं यहाँ पे? मूत्र मार्ग के आधार भाग में, मूत्र मार्ग के आधार भाग में थैली के आकार की छोटी रचना, थैली के आकार की छोटी रचना को क्या कहा जाता है? शुक्राशय कहा जाता है। अब है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि तो मूत्राशय के ठीक नीचे, मूत्राशय के ठीक नीचे यह स्थित होती है। इसको पौरुष या फिर पुरुष ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या बात कर रहा है? जब यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो, क्या बात कर रहा है? क्या है यहाँ पे? तो मूत्राशय के ठीक नीचे यह स्थित होती है। इसको पौरुष ग्रंथि या फिर पुरुष ग्रंथि, कई बार एग्जाम में पूछता है भी है और पूछा भी है कि पुरुष ग्रंथि किसे कहते हैं, फिर पौरुष ग्रंथि किसे कहते हैं? किसको कहा जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। किसको कहा जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि को कहा जाता है। यह ग्रंथि क्या करता है? जब यह 50 वर्ष की आयु का हो जाता है, इसके उपरांत तो छोटी और पतली होकर के यह नष्ट हो जाता है, यह प्रोस्टेट ग्रंथि। इसीलिए जब क्या कहते हैं एजेड ज्यादा होता है, 50 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तो फिर उसको जो है फिर बच्चे नहीं होते हैं। महिलाओं में भी इस तरह का होता है। महिलाओं में 40 से 45 वर्ष है, पुरुष में 50 वर्ष तक दिया हुआ है।
50 से 55 होता है, लेकिन 50 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि, टोटल काम इसका होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर उसके पुरुष के अंदर उत्तेजना नहीं आएगी, उत्तेजना नहीं आएगी तो फिर क्या कहते हैं, शुक्राशय या फिर शुक्राणु बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकला फिर तो बच्चे होंगे कैसे, समझे। तो टोटल ये बात है। अब लास्ट है क्या, कॉपर ग्रंथि। क्या है, कॉपर ग्रंथि। ये अंडे के आकार की भांति प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। इसके द्वारा गाढ़े चिपचिपे पारदर्शी पदार्थ का स्त्राव किया जाता है। और ये जो जिस तरह से एक शुक्राणु यानी कि स्पर्म होता है, तो स्पर्म भी गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, व्हाइट होता है, लेकिन ये पारदर्शी नहीं होता है। ये पारदर्शी नहीं होता, बल्कि ये पारदर्शी होता है। इसको हम आर पार, जैसे पानी होता है ना, आर पार देखते हैं ना पानी को, उसी तरह से ये भी कॉपर की ग्रंथि को भी आर पार देखा जा सकता है। तो ये जो है अंडे के आकार की भांति प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। इसका काम सिर्फ होता है ऐसा रस स्राव करना जो चिपचिपा हो बट वो पारदर्शी हो, लेकिन शुक्राणु से अलग हो, समझे। तो ये हो गया प्रोस्टेट ग्रंथि। तो आज की क्लास में क्या जाने हम लोग, पुरुष के प्रजनन अंग के बारे में, कि पुरुष के प्रजनन अंग क्या सब होते हैं, और उसके पूरे डिटेल्स जान लिए। नहीं, अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे स्त्री के प्रजनन अंग के बारे में, कि स्त्री के प्रजनन अंग कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, है ना, इस तरह से जानेंगे, ठीक है।